अगला सर्किट हम लोग को पढ़ना है, लिखिए एलसी सर्किट। एलसी सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें क्या क्या मौजूद होगा, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, जो वो सीआर सर्किट करके आने को कहा था, कर लिया आपने? जेड वाला, हाँ। चलो सभी लोग तो बातें नहीं करो बेटा। एलसी सर्किट एक ऐसा सर्किट जिसमें ये इनपुट सप्लाई दी गई, एक इंडक्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया। सही है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है VL, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, VC। इसको अगर हम लोग देखो, इधर मैंने बताया था होता है VR, ऊपर की तरफ क्या होता है VL 90 डिग्री आगे, नीचे की तरफ क्या होता है VC 90 डिग्री पीछे। सही है। तो VL और VC का जो रिजल्टेंट होगा, ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो रिजल्टेंट V विल बी इक्वल टू VL माइनस VC। अब ये वाला जो माइनस साइन है, ये बताता है कि VL और VC में जो बड़ा हो उसी को छोटे से माइनस कर देना। VC माइनस VL भी हो सकता है वो चीज। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, VL को क्या लिखा I इंटू XL, VC को क्या लिखा I XC, इन दोनों में से I कॉमन आ गया, बचा XL माइनस XC। V डिवाइडेड बाई I इक्वल टू XL माइनस XC, और V बाई I को क्या बोलते हैं, Z। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला आ गया यहाँ पे XL माइनस XC। सही है। और यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का है, VL और VC के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। नहीं आया समझ में? इसी में एक स्पेशल केस आ जाता है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो, अगर मान लो Z की वैल्यू 0 हो जाए, यहां पे अगर Z क्या हो गया, नेट ऑब्स्ट्रक्शन 0 हो गया, तो XL माइनस XC भी क्या हो जाएगा, तो XL किसके बराबर हो जाएगा, XC। XL का क्या फॉर्मूला बताया था, ओमेगा टाइम्स L, और XC का 1 अपॉन ओमेगा टाइम्स। ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई F, और इधर वाले ओमेगा को भी। सही है। ये F इंटू F हो गया, F स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 4 पाई स्क्वायर LC। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और ये तब अचीव होती है एलसी सर्किट में जब VL और VC या XL और XC क्या हो जाए, बराबर हो जाए। लिख लीजिए। सब लोग समझ गए? तो एलसी सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन दिमाग में रखिएगा। फिर लिखिए अगला, बोले LCR सर्किट। LC हो गया, अब लिखिए LCR।
इधर देखो, LCR सर्किट में इनपुट दिया गया V0 sin ओमेगा t, एक इंडक्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, एक रेजिस्टर लगा दिया। इंडक्टर भी, कैपेसिटर भी, रेजिस्टर भी। सही है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL, इसके अक्रॉस VC और रेजिस्टर के अक्रॉस VR। सही है। तो तीनों ही चीजें अब इसमें आ गई। देखिए सभी लोग नजरें बोर्ड पर रखो बेटा। LCR सर्किट समझ जाओगे तो बाकी फॉर्मूले इसी से बन जाते हैं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले तो इसका वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर VR इधर की तरफ होगा। सही है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ऊपर की तरफ होगा, 90 डिग्री आगे होता है वोल्टेज इंडक्टर का, और कैपेसिटर के क्रॉस 90 डिग्री क्या होता है, पीछे। अब देखो सब लोग इधर, VL, VC और VR का रिजल्टेंट निकालना है हम लोगों को। VL और VC अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो होगा VL माइनस VC। VL VC का VL माइनस। अब इधर की तरफ है VL माइनस VC। रुक जाओ, हाँ दिख रही है हमको, बहुत तेज हो रही है। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, थोड़े इधर तो आओ पहले। हाँ, ये VL माइनस VC हो गया, ये क्या हो गया VR, तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया V। तो रिजल्टेंट V का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। नहीं आया समझ में? किसको किसको यहां से यहां तक नहीं समझ में आया? सबको आ गया समझ में? आर्यन नहीं आया? आर्यन, ये VL माइनस VC समझ में आया? ये VR, तो पाइथागोरस क्या कहता है? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। नहीं समझ पाए? V इक्वल टू अंडर रूट VL को क्या लिखोगे IXL, VC को और VR को IR का होल स्क्वायर। इसमें से I स्क्वायर, इसमें से I स्क्वायर कॉमन आ रहा है, दोनों में से I स्क्वायर कॉमन आएगा तो रूट के बाहर क्या निकलेगा I, अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। V डिवाइडेड बाई I क्या हो गया Z बन जाएगा। सुनना बेटा, V डिवाइडेड बाई I क्या बन जाएगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, जवाब दे दो, बैठ जाओ। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बाकी लोग इतना लिख सकते हो, बाकी आप जवाब दे दिए बैठ जाएंगे। हमको बताइए वेदांश एक्सेल क्या है? जिससे पूछेंगे सिर्फ वही बताएगा, पन्ना मत पलटना, क्योंकि हम उसके अंदर जाके पूछ लेंगे अभी घुस के। हाँ नहीं आता। शेखर एक्सेल क्या है? नहीं आता, पढ़ा नहीं, जो वीडियो बन गया तो फिर भी नहीं पढ़ा। चलिए बहुत बढ़िया, फिर एक एक करके अब हम सबसे पूछेंगे जो लोग परसों नहीं आए थे। जो लोग परसों नहीं आए थे खड़े हो जाओ भाई। चलिए सबको क्लियर हो गया ये वाला? हाँ बेटा, तो यहां तक सबको आ गया होगा Z निकालने का फॉर्मूला, अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसी के बाद ध्यान दीजिए, देखिए ये वाले एंगल को क्या करने हैं हम लोग, फाई। सुन रहे हो? अगर ये VL माइनस VC है तो ये भी क्या हो गया, VL माइनस VC हो गया।
अब अगर हम लोग देखें तो tan फाई का क्या फॉर्मूला बनेगा, tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपॉन VL माइनस VC अपॉन VL। सही है, तो tan फाई इक्वल्स टू VL की जगह लिखा IXL, VC की जगह IXC और VR की जगह क्या लिखा IR। तो tan फाई का फॉर्मूला आ गया, I कॉमन लेके काट दोगे क्या बचेगा, XL माइनस XC डिवाइडेड बाई, ये tan फाई का फॉर्मूला आ गया। आगे सबको समझ में? इसको लिखने के बाद लिखिए जल्दी से, चलिए यहां तक क्लियर हो गया सबको। इसके बाद लिखिए, इसी में लिखो मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन, इसके बाद लिखो मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन, मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन और रेजोनेंस कंडीशन। मिनिमम इम्पीडेंस कंडीशन और रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। चलो सभी लोग देखिए, तो z का फॉर्मूला हम लोग ने देखा अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ये इम्पीडेंस मिनिमम कब होगा, इधर देखिएगा, z इज इक्वल टू z मिनिमम व्हेन XL इक्वल्स टू XC, XL और XC बराबर हो जाएंगे। तो XL का फॉर्मूला ओमेगा L, XC का फॉर्मूला 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा की जगह क्या लिखा, इस वाले ओमेगा की जगह 2 पाई एफ सी, एफ इंटू एफ स्क्वायर 1 बाई 4 पाई स्क्वायर एल सी। तो एफ का फॉर्मूला आ गया 1 बाई 2 पाई अंडर रूट, ये वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया जो एलसी सर्किट में था। बस इस बार ये मिनिमम z है, पिछली बार z 0 था। अच्छा, z अगर मिनिमम होगा तो कितना होगा, मान लो अगर आप XL को XC के बराबर कर देते हो तो ये तो 0 हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या बचेगा, तो z मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, तो रेजोनेंस कंडीशन में z r के बराबर हो जाता है LCR से। ठीक है, इसकी किसकी, z की। आप बताइए फ्रीक्वेंसी की क्या यूनिट होती है, यूनिट क्या होती है, क्या बोल नहीं है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताइए। डिसाइड हुआ कुछ आपस में, ये बताइए। चलो देखो, इसके बाद देखो बेटा, इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, अब सब लोग समझो, ये देखो tan फाई का फॉर्मूला है XL माइनस XC डिवाइडेड बाई, यही है ना। देखो उधर सब लोग बोलते, एक ट्राइंगल बनाओ, इस एंगल को क्या कह दो, फाई कह दो। tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, XL माइनस XC और बेस क्या हो गया, तो ये पाइथागोरस से क्या आएगा, अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसको कहते हैं Z। सही है, तो ये जो ट्रायंगल बना है यही इम्पीडेंस ट्रायंगल। आ गया सबको समझ में?
सब लोग देखो जरा। अगर हम लोग tan फाई के फॉर्मूले में देखें, अगर मान लो एक्सएल जो है वो एक्सी से बड़ा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से बड़ा है, तो सर्किट बन जाएगा इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट, और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड्स द करंट। याद है? प्योरली इंडक्टिव में जो है 90 डिग्री से लीड कर रहा था। केस 2, अगर एक्सएल जो है वो एक्सी से छोटा है तो कौन सर्किट हो जाएगा? कैपेसिटिव सर्किट हो जाएगा। और अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो करंट लीड्स द वोल्टेज या ईएमएफ। ठीक है। तीसरा, अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो गए तो एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाने से जेड की वैल्यू आर के बराबर हो रही थी रेजोनेंस कंडीशन में, तो इसे कहेंगे रेजिस्टिव सर्किट। और रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलते हैं। आगे समझ में ये चीज। उसके बाद अगला टॉपिक बने। सबको देखो भैया, हम लोगों ने सबने पढ़ लिया कौन कौन से सर्किट, नजरें बोर्ड पे रखो। पहले हम लोग ने पढ़ा, एक मिनट रिवाइज करो, रेजिस्टिव सर्किट। रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या था? जैसे वो बढ़ रहा था वैसे वो भी करंट भी बढ़ रहा था, वोल्टेज घट रहा था करंट घट रहा था। सही है। फेजर डायग्राम भी बनवा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड कर रहा था करंट को बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 टाइम पीरियड ऑफ T/4। याद है? उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो काम रेजिस्टिव सर्किट में R करता था वही इंडक्टिव सर्किट में XL कर रहा था। फिर हमने पढ़ा कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे हो गया था वोल्टेज से π/2। सही, मतलब वोल्टेज पीछे हो गया था π/2। उसमें XC पढ़ा था हम लोगों ने। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट पढ़े, LR जहाँ पे Z लग रहा था √XL² + R²। फिर पढ़ा CR √XC² + R²। फिर पढ़ा LCR √XL - XC² + R²। LC और LCR सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन हमने पढ़ी, जिसका फॉर्मूला था फ्रीक्वेंसी का 1/2π √LC। आ गया समझ में? अब ये जो लास्ट वाला आपने टॉपिक पढ़ा है, अगर इसी के फॉर्मूले याद हो तो बाकी सारे बन सकते हैं। मतलब देखिए हम क्या कह रहे हैं, Z का फॉर्मूला आप जान ही गए हो, LCR सर्किट में √XL - XC² + और tan फाई का फॉर्मूला अपने पास है XL - XC/R। सही है। तो अगर मान लो कौन सा सर्किट है, अखंड देख रहे हो, अगर मान लो LR सर्किट तो XC 0 हो जाएगा, तो √XL² + LR वाला फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर LR सर्किट है तो XC 0 है तो tan फाई का फॉर्मूला XL/, और अगर CR सर्किट है तो कौन 0 हो जाएगा? XL 0 हो जाएगा, √XC² + R², और यहाँ XC/R हो जाएगा। वो माइनस का मतलब ये हो, इस माइनस का क्या मतलब है? जो बड़ा है उसको छोटे से माइनस करना, तो XC फिर पहले हो जाएगा। सही है। हाँ, समझ गए सब लोग? यहां तक क्लियर हो गया? और अगर LC सर्किट है तो R 0 हो जाएगा। LC सर्किट में R 0 के √XL - XC² √XL - XC², XL - XC बचेगा। मतलब जितने भी सर्किट आपने पढ़े हैं वो इसी फॉर्मूले से बनाए जा सकते हैं या इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल कर लें इन क्वेश्चन टॉपिक्स पे, न्यूमेरिकल खत्म कर लेते हैं, फिर अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। चलो
अभी साध्वी नहीं आई आज पे, स्कूल आई थी स्कूल आज, बहुत छुट्टी मारा। हाँ आज क्या था, टेस्ट था क्या स्कूल में? चलो कैसा हुआ? अब बेटा न्यूमेरिकल्स देख लो सब लोग इसी बात पे। ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 50 साइन 100 पाई टी, ये ऑल्टरनेटिंग करंट दिया हुआ है, सही है। अब सवाल क्या है, फ्रीक्वेंसी बताओ करंट की, मीन वैल्यू ऑफ करंट बताओ, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बताओ, और मीन वैल्यू हाफ साइकिल में बताना है, और करंट बताओ एट 1/300 सेकेंड। समझ गए सवाल? फ्रीक्वेंसी, मीन करंट, आरएमएस करंट और करंट एट 1/300 सेकेंड बताना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करोगे? आई नॉट साइन ओमेगा, आई नॉट की जगह 50 एम्पेयर, ओमेगा की जगह 100 पाई, सही है। ओमेगा आ गया, आई नॉट आ गया। अब हमें क्या निकालना है पहले? फ्रीक्वेंसी। ओमेगा का क्या फॉर्मूला बताया है? ओमेगा की जगह लिखो 100 पाई, यहां से फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। समझ गए सब लोग? फिर मीन वैल्यू ऑफ करंट, ये सानिया फॉर्मूला बताएंगे मीन वैल्यू ऑफ करंट का। हाँ, मीन वैल्यू ऑफ करंट आप सब ने पहले एग्जाम के बाद मुझे वादा किया था कि अब हम पढ़ेंगे, याद है आप सबको? बताइए बेटा फॉर्मूला। चलिए कोई बात नहीं, हाँ आप बता दीजिए। आंचल 2I0/पाई, तो I2 इंटू 50/पाई 100/पाई सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? हाँ वो उससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 63.7%। आई आरएमएस का फॉर्मूला क्या बताया? I0/50/√2 एम्पेयर, इसको भी रैशनलाइज कर लेना। फिर हमें पता करना है करंट एट 1/300, ये देखो करंट एट 1/300 सेकेंड। तो ये जो यहाँ पे ये जो t की वैल्यू है इसमें रख दो 1/300। 50 साइन 100 पाई 1/300, 1 2 1 2, साइन π/3, साइन π/3 की वैल्यू √3/2, ये आ गया 25√3 एम्पेयर। सबको आ गया समझ में? ये पहला सिंपल क्वेश्चन हो गया। करना है क्या? कर लो, करना है तो आसान ही वैसे। ये क्वेश्चन 6, करंट दिया है 3.5 साइन 628t प्लस 30 डिग्री, वोल्टेज दिया है 28 साइन 628t माइनस 30 डिग्री। अब ये सब लोग जिससे जिससे जो जो पूछते जाए खटाखट बताते चले जाना, ठीक है? यश भैया आई नॉट क्या है? 3.5 एम्पेयर, सही है। इसी प्रकार से वी नॉट बता दो बेटा 28 वोल्ट, ठीक है? समझ गया क्या क्वेश्चन था? फाइनली ओमेगा क्या है? कहीं तो है ओमेगा, ये है I0 साइन
ओमेगा टी प्लस 5, तो 628 हो गया ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई एफ या 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी लगाओगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? 2 पाई बाई 628 सेकेंड। सॉल्व कर लोगे? इसी बात पे अनीशा जी बताएंगे फेज डिफरेंस क्या है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? देखो सब लोग, वो करंट प्लस 30 डिग्री है, अखंडा करंट वोल्टेज माइनस 30 डिग्री है, तो फेज डिफरेंस हो गया 60 डिग्री। आगे सबको समझ में? पढ़ते हैं आगे। लिखने की जरूरत है ये क्वेश्चन? लिखना है ये भी? चलो अगला सवाल करते हैं भैया। बेटा ये देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब प्योर इंडक्टर ऑफ 0.5 हेनरी, एक इंडक्टर है 0.5 हेनरी का, इसमें 0.2 एम्पेयर का करंट है, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। फिर से समझ लीजिएगा, एक प्योर इंडक्टर के अक्रॉस करंट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। What is the voltage across the inductor and phase difference between voltage and current? What is the voltage across inductor? Voltage का फॉर्मूला क्या होता है इंडक्टर के अक्रॉस? I into I की जगह XL का फॉर्मूला ओमेगा L, ओमेगा को क्या लिखोगे? 2 पाई FL, F दिया है 50, L दिया है 0.5, सॉल्व कर लेना, BL आ जाएगा। सही है? इसी बात पे हमको अखंडा बताएंगे व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा? अखंडा। अनंत, वेदांश, अभय, अमन, शेखर, आरुषि, आन्या, दीक्षा, स्वास्तिका, जानवी, नामिका, सान्या, बेटा, प्रांजलि, बेटा बताइए, आप बता दीजिए कोई, आप लोग बता दीजिए। हाँ बेटा, 5/2। इंडक्टिव सर्किट है, करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। अच्छा, हमने तो 60 भी ज्यादा बोल दिया लग रहा है आपकी बात। चलो खैर आगे देखो, इसको बेइज्जती की तरह ही लेना, एकदम फुल ऑन बेइज्जती समझना आपने कि हम कर रहे हैं, या तो उसी लायक ही हो या उस लायक हो गए हो, है? चलो अगला सवाल देखो इसी बात पे, क्वेश्चन नंबर 14। A 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, एक 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, देखिए, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी। सही? कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर का मतलब हमें निकालना क्या है? XC। कैपेसिटर का रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC निकालना है, और करंट निकालना है सर्किट में कितना होगा, और फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट निकालना है। सवाल फिर से समझ गए होगी, बोल रहे हैं। एक कैपेसिटिव सर्किट है जिसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, नजरे वोल्ट पे रखो, इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से 50 हर्ट्ज से एसी से कनेक्ट किया गया है। XC बताइए, I बताइए, डेल फाई बताइए। XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1/ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला FC। F कितना है? C कितना है? 2 × 10⁻⁻⁶। सही है? क्या ये हो जाएगा?
सेकेंड पार्ट में क्या बताना है, आई। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होता है, आई इंटू वोल्टेज कितना है, ये जो गिवन वोल्टेज है ये आरएमएस वोल्टेज है, मैंने बताया था। ऑल्टरनेटिंग सर्किट के अक्रॉस जो करंट होता है वो आरएमएस करंट होता है और जो वोल्टेज होता है वो आरएमएस। तो वोल्टेज की जगह 220 आई निकालना है, एक्सी की जगह क्या लिखोगे, जो वैल्यू आएगी, हो जाएगा। थर्ड पार्ट में हमको तनीषा जी बताएंगी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हाँ 180 डिग्री, अभी अभी मैंने बताया तो भी कुछ समझ नहीं आया बच्चों को। अरे भाई, इंडक्टिव सर्किट में करंट 90 डिग्री पीछे होता है तो भी फेज डिफरेंस 90 होता है। कैपेसिटिव सर्किट में करंट 90 डिग्री आगे होता है तो भी 90 डिग्री होता है फेज डिफरेंस। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं गलत बता रहा हूँ क्या कुछ, कि यहाँ जो मैंने बताया फिर यहाँ दूसरा बता दूंगा, नहीं ना। चलो, क्या सबको आ गया समझ में? अगला सवाल 15th क्वेश्चन। वैल्यू रख के तुम्हें बताएं कि बताएं, रख लोगे ना। अगला सवाल देखिए, हाँ अगला सवाल है हमारा अनुराग भैया से। अनुराग भैया, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एट विच, किस फ्रीक्वेंसी पे अनुराग भैया एक कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस और एक इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होएगा। हाँ बेटा देखो, किस फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर होगा। एक्सएल और एक्सी बराबर होएगा किस फ्रीक्वेंसी पे, क्या फॉर्मूला बताया था अभी, 1/2 पाई अंडर रूट एल दिया है, सी दिया है, बस रखना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी। कोई समस्या, किसी समस्या नहीं, आर्ग्यू करते हैं, ठीक है बड़े। चलो अच्छा, अभी तक जो हम ये क्वेश्चन करा रहे थे या तो सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट था या सिर्फ कैपेसिटिव था या सिर्फ क्या था। रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है भाई। रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटिव में क्या होता है, y/2 होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। और तनीषा जी घर जाकर पढ़िए बेटा। हाँ अगला सवाल देखो भाई 17 बेटा, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सोर्स, मतलब ये आरएमएस वोल्टेज हुआ, is connected to a series combination of inductor of 100 millihenry and a resistor of 25 ohm। मतलब ये कौन सा सर्किट है, एलआर सर्किट कॉम्बिनेशन है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ करंट, हमें करंट कितना है वो निकालना है और उसका फेज कितना है वो निकालना है। सवाल समझ गए हो? सर्किट कौन सा है, एलआर। आपको बता दें सिर्फ आर सर्किट है तो आर काम आता है, सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है एक्सएल काम आता है, सिर्फ कैपेसिटिव सर्किट है एक्ससी काम आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एलआर एलसी सीआर या एलसीआर है तो जेड काम आता है। कौन काम आता है, जेड मतलब इम्पीडेंस। तो फिलहाल हमें आई निकालना है, इधर ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल्स टू आई आर अगर रेजिस्टिव होता, यस बाबू, आई एक्सएल अगर इंडक्टिव होता, आई एक्ससी अगर, आई जेड क्योंकि एलआर सर्किट नहीं पल्ले पड़ा। V की जगह क्या लिखोगे,
100 आई निकालना है। z का फॉर्मूला अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस अंडर एक्सएल का फॉर्मूला ओमेगा एल, और ओमेगा की जगह क्या लिखोगे 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर प्लस, अब बताओ आगे बताएं कि ना बताएं, फ्रीक्वेंसी कितनी है एल कितना है इंटू 10 की पावर -3, आर कितना है 25, क्या निकल के आ जाएगा, बोलो बात समझ आई। अब हमें निकालना है फाई, तो एलआर सर्किट में विशेष tan फाई का क्या फॉर्मूला होता है एक्सएल डिवाइडेड बाई एक्सएल का फॉर्मूला 2 पाई एफ एल अपॉन आर, एफ पता है एल पता है आर पता है। कठिन है कहीं से क्वेश्चन, तुम ना भी कराएं तो भी घर पे कर ले जाओगे, सब फॉर्मूले में रखना ही पड़ेगा, लिखना है लिख लो। चलिए अगला सवाल देखिए, बातें मत करिए। सवाल क्या है, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, ये सुनिए, एक एलआर सर्किट है, इसके अक्रॉस 240 वोल्ट का पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो हमको ये बताइए कि सप्लाइड वोल्टेज कितना रहा होगा और इम्पीडेंस कितना रहा होगा अगर 2 एम्पियर का करंट है। 100 वोल्ट का इसके अक्रॉस है, 240 वोल्ट का इसके अक्रॉस है, तो एलआर सर्किट के कॉम्बिनेशन का वोल्टेज कितना दिया गया होगा। इधर देखो, एलआर सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर किधर की तरफ होता है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किधर होता है, नेट वोल्टेज किधर की तरफ होगा ये, तो V निकालने का क्या फॉर्मूला होगा अंडर रूट VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, तो अंडर रूट 240 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ये सॉल्व करने पे आएगा 260 वोल्ट। समझ गए। अब हमें I दिया है, Z पता करना है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है IZ, V की जगह 260, I 2 एम्पियर, Z यहां से कितना आ जाएगा 130 ओम। नहीं आया समझ में, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन हो गया, ये करना है। बढ़े आगे, ये सारे सवाल आज जाके लगा लीजिएगा, अगला वाला बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना अमिका? नहीं बेटा अभी कहाँ, अभी तो जितने टॉपिक पढ़ाए उस पर रिमाइंडर करा रहे हैं। अभी पावर बचा है, बैंडविड्थ बचा है, हाफ पावर पॉइंट बचा है, ट्रांसफार्मर बचा है, एसी जनरेटर बचा है, चोक कॉइल बचा है। अच्छा चलो अगला सवाल देखो, 21वां सवाल देखो बेटा। An alternating EMF of 110 वोल्ट, EMF दिया है मतलब वोल्टेज कितना दिया हुआ है 110 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LR सर्किट, जिसका रेजिस्टेंस 40 है और इंडक्टेंस क्या है L। The current lags behind the EMF, करंट EMF पे क्या रह जाता है by a phase angle of tan inverse 3/4। तो बताइए L की वैल्यू क्या होगी, Z की वैल्यू क्या होगी और I की वैल्यू क्या होगी इस सर्किट में। ठीक है, सवाल फिर से देख लीजिए सब लोग। आओ देख, मैं क्या कह रहा हूं, EMF यानी कि वोल्टेज 110 है,
LR सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 40 ओम है, इंडक्टेंस हमें पता करना है, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट कितना है tan इनवर्स 3/4। तो बताओ L, Z और I की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले दिया क्या हुआ है फाई इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। tan इनवर्स इधर आ क्या हो जाएगा tan फाई इक्वल टू 3/4 हो गया। सही है। कौन सा सर्किट है ये LR सर्किट के लिए tan फाई का क्या फॉर्मूला होता है XL/R इक्वल टू 3/4। R कितना दिया है तो XL/40 इक्वल टू 3/4। XL कितना आ गया 30 ओम। XL का फॉर्मूला क्या होता है 2πfL। फ्रीक्वेंसी दी है नहीं, चलो XL हमें L निकालना है। फ्रीक्वेंसी तो दी नहीं है, Z तो निकल आएगा। Z क्या होगा √XL² प्लस तो Z इज इक्वल टू √30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। Z कितना आ गया 50 ओम। फिर क्या निकालना है I और V इक्वल्स टू क्या होता है V की जगह लिखा है 110, I निकालना है, Z 50 है, 11/5 इक्वल टू क्या आ गया I। हमको L निकालना ही है, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, नहीं समझ में आया कर लो, करना हो जिसको करना हो कर लो। चलो पढ़े। और बेटा सब लोग देखो क्वेश्चन नंबर 23 तुम लोग करना ये वाला। अब बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक बल्ब का रेजिस्टेंस 10 ओम, इसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट किया गया सीरीज में और एक एसी सोर्स दिया गया 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का। ठीक है, अगर फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज और करंट π/4 है तो L की वैल्यू बताइए। सवाल समझ गए हो? करो।